नमस्कार, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से आनंद जैन आपके अपने श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम इस चैनल पर विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में आपकी रुचि बनाने और विषय समझ को बेहतर बनाने का कार्य कर रहे हैं और आज हम हमारे विषय विद्युत परिपथ में ओम के नियम के बारे में जानेंगे और समझेंगे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या है और ये किन कारकों पर निर्भर करती है। शुरू करते हैं। धात्विक चालकों के अणुओं में जो बाह्यतम कक्ष के ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से ज्यादा दूरी होने के कारण कमजोर बंधनों के साथ चालक में मुक्त अवस्था में, जैसे किसी कक्ष में गैस के अणु होते हैं उस तरह से इधर उधर गति कर सकते हैं। जो हमारे वातावरण के ताप की तापीय ऊर्जा है उनके कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के आयतन के अंदर यदृश मनमानी तरीके से भ्रमण गति करते हैं। गतिशील इलेक्ट्रॉनों में प्रत्यास्थ टक्करें होती हैं जिसमें बगैर किसी ऊर्जा हस्तांतरण के गतिशील इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा बदल जाती है। हालांकि कक्ष ताप पे इलेक्ट्रॉन का जो तापीय वेग है वो काफी उच्च मान 10⁵ मीटर पर सेकंड वेग है, परंतु गति के दौरान बहुत ही कम समय में 10⁻14 सेकंड में जब एक इलेक्ट्रॉन 5 से 10 परमाणुओं की दूरी तय करता है उसकी टक्कर हो जाती है और बार बार टक्करों से दिशा बदलता हुआ अंततः इलेक्ट्रॉन अपने पूर्व स्थान पर आ जाता है। चालक की लंबाई के जो सिरे हैं उन पर जब हम बाहर से कोई विभव स्रोत लगाते हैं तो ये विभव स्रोत चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बलपूर्वक एक अपवाह गति बना देता है और इस इलेक्ट्रॉन की अपवाह गति से चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश का भी स्थानांतरण होता है। ये जो बाह्य विभव स्रोत है वो चालक में आवेश स्थानांतरण हेतु कार्य करता है। एक विभव स्रोत की ताकत को विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसे हम वोल्ट इकाई में नापते हैं और एक विभव स्रोत का विद्युत वाहक बल संपूर्ण विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को चलाने में किए गए कार्य के बराबर है। अगर किसी विद्युत परिपथ में Q आवेश को चलाते समय विभव स्रोत द्वारा अगर W जूल कार्य किया जाए तो कार्य और आवेश का ये जो अनुपात है वो विद्युत वाहक बल या विभव स्रोत का विभव मान होगा। किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत अवयव के जो दो सिरे हैं उन सिरों के मध्य अवयव के आर पार एकांक धनावेश को चलाने में जो कार्य किया जाता है वो इस अवयव के इन दो सिरों के मध्य विभवांतर कहलाता है। किसी अवयव के विभवांतर के मापन के लिए इसके ये जो दो सिरे हैं इन सिरों पर बाहर से समांतर में एक विभव मापी वोल्टमीटर को लगाया जाता है और हमारे परिपथों में लगने वाले विभव मापी आदर्श कहलाएंगे अगर इनके स्वयं का आंतरिक प्रतिरोध अनंत हो और मापन की क्रिया के दौरान जब परिपथ में अवयवों में धारा प्रवाह हो रहा है तो ऐसे वोल्टमीटर मापन परिपथ से धारा नहीं लेंगे और परिपथ में बगैर किसी भारण त्रुटि के यथार्थ विभव का मापन ऐसे वोल्टमीटर सीधी वोल्ट इकाई में कर देंगे। हमने पिछले अध्याय स्थिर विद्युतकी में स्थिर विद्युत आवेशों के कारण उनके चारों तरफ उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस तीव्रता के क्षेत्र में दूसरे आवेशों पर लगने वाले बल को समझा था। हमने विभवांतर और आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने में किए गए कार्य की गणना को भी जाना था और समझा था कि सभी चालक पदार्थ स्थिर वैद्युतिकी में समविभव रूप रखते हैं और चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता। लेकिन यहाँ इस धारा विद्युत अध्याय में हम पाएंगे कि धात्विक चालक के सिरों पे जब हम बाह्य विभव स्रोत लगाते हैं तो वहां चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र कार्यरत हो जाता है और सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा विशेष में अपवाह गति करके आवेशों को स्थानांतरित करते हैं। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश काफी सूक्ष्म मात्रा का दुनिया का सूक्ष्मतम आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। आवेश को हम अंतर्राष्ट्रीय मानक SI यूनिट में कूलॉम इकाई में पढ़ते हैं और इसे संक्षिप्त रूप से कैपिटल C अक्षर से लिखते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी चालक में उसके काट क्षेत्रफल भाग से कुल n इलेक्ट्रॉन अपवाह गति करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ पार होते हैं तो हम अगर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो n इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणा से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी विद्युत परिपथ में कुल 6.25 × 10⁻18 संख्या में इलेक्ट्रॉन अगर स्थानांतरित हों तो भले ही एक इलेक्ट्रॉन का आवेश काफी कम है लेकिन ये बड़ी संख्या मिलकर एक कूलाम आवेश का भी स्थानांतरण बना देगी। तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण हेतु हमें 6.25 × 10⁻18 संख्या में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना होगा। किसी भी धात्विक चालक के सिरों पर विद्युत आवेशों को
बलपूर्वक गति कराने वाला बाह्य स्रोत, विभव या विभवांतर लगाने पर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो आवेश वाहक हैं वो एक दिशा विशेष में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अपवाह गति करके आवेश को स्थानांतरित करते हैं। एकांक समय में जो आवेश की मात्रा स्थानांतरित होती है उससे परिपथ में धारा, जिसे अंग्रेजी में करंट कहते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। अगर एक परिपथ में आवेश प्रवाह की समय दर नियत है, परिपथ की धारा अगर नियत मान की है, तो ऐसी नियत धारा को हम I=Q/T से गणितीय रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और परिभाषा में हम कह सकते हैं अगर T समय में प्रवाहित आवेश Q है तो प्रवाहित आवेश और समय का ये जो अनुपात है वो परिपथ की धारा है। आवेश को कूलाम समय को सेकंड में नापें तो धारा की इकाई कूलाम पर सेकंड को हम एक नया नाम एम्पियर दे देते हैं। यदि धारा नियत मान न होके हर क्षण परिवर्ती मान रखती हो तो ऐसी धारा जो किसी क्षण पे जो ताक्षणिक मान रखती है उसे स्मॉल आई लेटर से प्रदर्शित करते हैं और इसे आवेश की समय के साथ प्रथम अवकलन रूप में इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है I=dQ/dt। और हम कहते हैं कि परिपथ में आवेश प्रवाह की समय दर परिपथ की धारा है। किसी भी विद्युत परिपथ में जो हमारी धारा की परंपरागत प्रवाह दिशा है और जो आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके अपवाह गति की दिशा है वो परस्पर विपरीत है। और इस तथ्य का मूल कारण परमाणु या इलेक्ट्रॉन की स्पष्ट जानकारी होने से बहुत पहले धारा की परंपरागत दिशा का निर्धारण होना है। वस्तुतः 1801 में प्रसिद्ध वोल्टा साइंटिस्ट ने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के पात्र में जब तांबे और जिंक की छड़ों को डाला था तो विद्युत रासायनिक क्रियाओं से तांबे और विलयन और जिंक और विलयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ था उससे बाह्य परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो गया था। और हमने 1801 में धारा की दिशा को तांबे से जिंक की तरफ बाह्य परिपथ में प्रवाहित होना मान लिया था। बाद में 1897 में जे थॉमसन ने अपने प्रसिद्ध कैथोड किरण के प्रयोगों से इलेक्ट्रॉन की खोज की और हमें ज्ञात हुआ कि इस परिपथ में धारावाहक जो धारा के वाहक हैं या आवेश के वाहक हैं वो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ बाह्य परिपथ में बह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में परंपरागत धारा की दिशा को न बदलते हुए ये कल्पना कर ली गई कि धारा परंपरा अनुसार धनावेश की प्रवाह की दिशा है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास ऋण आवेश है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत भार की धारा का मापन परिपथ में भार के श्रेणी में एक धारा मापी यंत्र एमीटर को लगाकर किया जाता है और परिपथ में श्रेणी में लगे हुए ऐसे एमीटर की आदर्श स्थिति में आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होता है ताकि धारा को मापते समय जब धारा मीटर में से गुजरती है तो मीटर के सिरों पे कोई विभवपात नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में बिना किसी भारण त्रुटि के ऐसे 0 प्रतिरोध के आदर्श एमीटर परिपथ की धारा को यथार्थ रूप में मापन कर लेते हैं। विद्युत परिपथ में विभव, धारा और परिपथ के प्रतिरोध के मध्य ये जो V=IR संबंध है वो विषय को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुरुआती जानकारी है। और ये जो विभव, धारा और प्रतिरोध का संबंध है वो सबसे पहले 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने हमें बताया। और ओम के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी अवयव के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें आर पार बहने वाली धारा परस्पर समानुपाती होगी अगर इस चालक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, चालक की आंतरिक संरचनाएं, ताप और ज्यामिति है वो अगर नियत रहे। गणित के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसके आर पार बहने वाली धारा के समानुपाती है। और किसी भी समानुपाती संबंध को बराबर का समीकरण बनाने के लिए हम नियतांक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ V और I के बीच में समानुपाती संबंध को समीकरण बराबर का बनाने के लिए जिस स्थिरांक का हम इस्तेमाल करते हैं उसे परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। धारा और विभव के मध्य जो समानुपाती संबंध है उसे अगर एक लेखा चित्र में निरूपित करें तो विभव धारा का संबंध एक मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा होगी जिसका सभी स्थानों पर ढाल एक समान होगा। इस रेखा का क्षैतिज अक्ष के साथ बने हुए कोण का tan थीटा इस रेखा का ढाल है और परिपथ का प्रतिरोध विभव और धारा का अनुपात ढाल के व्युत्क्रम अनुपात में होगा। और क्योंकि सरल रेखा का ढाल सभी जगह एक समान है तो यहाँ विभव और धारा का मान बदलने पे भी परिपथ के प्रतिरोध का मान नहीं बदलता है, वो एक नियतांक है। ऐसे परिपथ अवयव ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन
विद्युत अपघट्य विलयन या पीएन जंक्शन डायोड या फिलामेंट का जो हमारा तंतु है वो ऐसे विद्युत चालक अवयव हो सकते हैं जिनमें विभव और धारा का मान बदलने से चालन की अवस्थाओं में बदलाव हो सकता है और धारा और विभव के बीच में जो उनका लेखा चित्र है वो एक सरल रेखा न होके वक्रीय रूप धारण कर लेती है और इस तरह के चालकों को हम अओमीय प्रतिरोध कहते हैं और ये ओम के नियम की अनुपालना नहीं करते हैं। इन अवयवों में जैसे पीएन जंक्शन डायोड में पी प्रभाग और एन प्रभाग के बीच में बने हुए पीएन संधि की जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई अगर अभिनीति की वोल्टेज बढ़ाने पे जब कम होती है तो धारा प्रवाह आसान हो जाता है और हम पा रहे हैं कि आई और वी के लेखा चित्र में जो ढाल है वो जब इंक्रीज होता है तो पीएन जंक्शन का गतिक प्रतिरोध परिवर्तनशील प्रतिरोध जिसे स्मॉल आर से शो करते हैं और अवकलन रूप में विभव और धारा को प्रदर्शित करते हैं उसका मान अगर अभिनीति का विभव बढ़ाने से कम हो गया है। वहीं एक तंतु लैंप में जब हम कम विभव के साथ कम धारा के साथ इस्तेमाल करते हैं कम तापन की स्थितियों पे तंतु का प्रतिरोध कम होता है और आई और वी के अभिलक्षण का ढाल भी अधिक है और जब तंतु में विभव का मान बढ़ाते हैं धारा अधिक हो जाती है तंतु अधिक गर्म हो जाता है तो उच्च ताप पे तंतु का प्रतिरोध बढ़ने से ये ढाल भी कम हो गया है। हम समझ सकते हैं कि प्रतिरोध वास्तव में चालक पदार्थ का वह गुण है जो चालक में धारा के प्रवाह का विरोध करता है और इसी विरोध के कारण चालक में धारा प्रवाह के लिए हमें समान अनुपात में उसके सिरों पर विभवांतर लगाने की आवश्यकता होती है। चालक में प्रतिरोध के विरुद्ध जब धारा का प्रवाह करता है विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। अगर एक चालक में बाहर से विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है तो धात्विक चालक के सभी बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में यदृश तापीय ऊर्जा से भ्रमण गति करते हैं। सामान्य तापक्रम में एक गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन काफी उच्च वेग 10⁵ मीटर पर सेकंड से जब गति करता है तो बहुत अल्प समय में 10⁻⁻14 सेकंड में ही उसकी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर हो जाती है और टक्कर की इस प्रक्रिया में कोई ऊर्जा हस्तांतरण तो नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रॉन की गति बदल जाती है और बार बार टक्कर खाता हुआ इलेक्ट्रॉन एक परिपूर्ण यदृश गति करता हुआ पुनः उसी स्थान पर आ जाता है और हम कह सकते हैं कि तापीय यदृश गति में आवेश का स्थानांतर नहीं हो रहा है। इस कथन को हम यूं भी समझ सकते हैं कि अगर चालक के किसी काट भाग में किसी बड़े समय अंतराल में जितने इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से पहली साइड में आ जाते हैं और इस तरह की तापीय यदृश गति से आवेश का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। एक चालक पदार्थ में सभी प्रकार के मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरह की यदृश गति करते हुए अंततः वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। अगर इसी चालक के सिरों पर बाहर से विभव स्रोत लगाते हैं तो विभव स्रोत चालक की लंबाई पे विभव प्रवणता बनाता हुआ एक विद्युत क्षेत्र बनाता है और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सभी इलेक्ट्रॉन जिनका आवेश ई है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल अनुभव करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर m मान लेते हैं तो बल में द्रव्यमान का भाग इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण हो गया है जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की विपरीत दिशा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति देने लगेगा और इस विद्युत क्षेत्र के बल और त्वरण के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉनों की ये जो तापीय यदृश गति है वो प्रभावित होती है और पूर्व में जो काले तीर की दिशाओं में यदृश गति कोई विस्थापन आवेश का नहीं कर पा रही थी वो परिवर्तित होकर यहाँ लाल रंग के तीर के अनुसार विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों को बाह्य विभव स्रोत के धन सिरे की तरफ धकेलने का काम करती है। एक चालक में विद्युत क्षेत्र तीव्रता के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे बल और त्वरण होने के बावजूद भी उनका एक दिशा विशेष में अपवाह वेग समय के साथ लगातार नहीं बढ़ता है क्योंकि यही मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी अपवाह गति के साथ साथ तापीय गति भी करते हैं और इस गति के दौरान उनके दूसरे इलेक्ट्रॉन नाभिक चालक पदार्थ में अशुद्धियां और जो चालक अणु संरचना में दोष हैं उनसे टकरें होती हैं और ऐसी स्थिति में सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन भले ही भिन्न भिन्न प्रकार की यदृश तापीय गति करते हों सभी एक साथ एक ही दिशा में एक ही वेग से अपवाह गति करेंगे। विद्युत क्षेत्र के अभाव में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन ताप की ऊर्जा से तापीय गति करते हैं और गति के दौरान दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टक्करों से उनकी लगातार दिशाएं भी बदलती हैं। अंततः एक विशुद्ध यदृश गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः अपने स्थान पर आ जाता है और इस तरह से तापीय गति से आवेश का शुद्ध स्थानांतरण नहीं होता है। चालक के किसी भी काट भाग से तापीय इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जितनी संख्या में किसी विशेष समय में गति करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी दिशा से आ जाते हैं और हम कहते हैं तापीय गति शुद्ध आवेश स्थानांतरित नहीं करती है। जब बाह्य विभव स्रोत से चालक में
विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाती है तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल और त्वरण से तापीय गति, जिन्हें हमने काले तीरों से दिखाया है, वो रूपांतरित होकर लाल तीर की रूप ले लेती है और अंततः इलेक्ट्रॉन अपने मूल स्थान से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग के साथ अपवाह गति करने लगते हैं। इस गति में टक्कर के दौरान इलेक्ट्रॉन ने जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में त्वरित होकर गतिज ऊर्जा प्राप्त की थी, उस गतिज ऊर्जा का एक अंश चालक पदार्थ में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक चालक पदार्थ में विद्युत क्षेत्र और तापीय दोनों कारणों से गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर का जो समय काल है वो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता है, एक समान नहीं रहता है। अगर दो टक्करों के बीच में टक्कर काल कम है तो इलेक्ट्रॉन को त्वरित होने के लिए कम समय मिलेगा, उसका औसत अपवाह वेग कम रहेगा। वहीं अगर टक्कर अधिक समय से होती है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय तक त्वरित होकर उच्च औसत वेगों से गति करता हुआ प्राप्त हो सकता है। हम अलग अलग टक्करों के बीच में ये जो समय की गणना करके औसत टक्कर काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और चालक पदार्थों में सामान्यतः औसत टक्कर काल काफी कम 10⁻⁻14 सेकंड के क्रम का होता है और इस काल को हम विश्रांति काल कहते हैं, क्योंकि दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन शांत अवस्था में त्वरित गति करता है। एक चालक पदार्थ में श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम का मान पदार्थ की आंतरिक जालक संरचना पर निर्भर करता है। पदार्थ में शुद्धता या शुद्धि की कोटि क्या है, परमाणुओं की जालक में जो संरचना है वो समरूप है या विरूपित है, ये टक्कर काल चालक पदार्थ के ताप पे भी निर्भर करता है। अगर एक चालक में अनेक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के तापीय गति के वेग घटक U1, U2, U3 हो और वो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में त्वरण A के साथ गति करते हुए पहला इलेक्ट्रॉन T1 समय में, दूसरा इलेक्ट्रॉन T2 समय में, तीसरा इलेक्ट्रॉन T3 समय में टक्कर करता है, तो टक्कर के दौरान उन्होंने जो वेग पाए हैं, प्रारंभिक वेग में त्वरण के कारण समय से जो वेग में अंतर आया है, उन्हें जोड़कर उन सभी इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के समय वेग का औसत निकाला जा सकता है। अगर n इलेक्ट्रॉन हो तो सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों को जोड़कर n का भाग दिया गया तो हमें औसत अपवाह वेग ज्ञात हो जाएगा। ध्यान रहे, तापीय वेग से शुद्ध आवेश स्थानांतरण नहीं हुआ है। जो कुछ भी आवेश स्थानांतरण हुआ है वो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में बलपूर्वक जो त्वरण से उत्पन्न अपवाह गति का समय से आया हुआ अंश है। और अगर हम यहाँ औसत निकालें तो ये तापीय वेगों के योग 0 है, तो ये जो घटक है वो शुद्ध स्थानांतरण 0 को इंगित कर रहा है। और अगर सभी टक्करों के काल का औसत निकाला जाए तो यही श्रांति काल है। और हमने पाया कि जो हमारा अपवाह वेग है इलेक्ट्रॉनों का, त्वरण के बावजूद भी समय के साथ लगातार नहीं बढ़ता है, क्योंकि तापीय गति के कारण इलेक्ट्रॉनों में टक्कर भी हो रही है। चालक में इलेक्ट्रॉनों का औसत अपवाह वेग श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम के समानुपाती है। अगर हम त्वरण की जगह बल और द्रव्यमान का अनुपात लिखें, इलेक्ट्रॉन का आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणा बल हो गया है। बल और द्रव्यमान का अनुपात त्वरण के साथ जो अपवाह वेग का हमारा रिलेशन है, इस संबंध में इलेक्ट्रॉन का आवेश श्रांति काल और m नियतांक है और E λ/m नियतांक को हम एक नया नाम दे देते हैं गतिशीलता। और समझ बनती है कि किसी चालक पदार्थ में अपवाह वेग का मान लगाए गए विद्युत क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती है और समानुपाती स्थिरांक चालक पदार्थ में गतिशीलता कहलाती है। और गतिशीलता का मान अपवाह गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों में दो टक्करों के बीच का औसत समय काल श्रांति काल है। एक चालक पदार्थ में अपवाह गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्करों का औसत काल श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम या चालन की गतिशीलता का मान पदार्थ की आंतरिक जालक संरचना और ताप पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन का जड़त्व द्रव्यमान अत्यंत नगण्य मान का होने के कारण श्रांति काल या गतिशीलता का मान चालक की ज्यामिति पे, लंबाई या काट क्षेत्रफल पे या मुड़ाव पे निर्भर नहीं करता है। हम कह सकते हैं कि चालक में गतिशीलता का मान उस अपवाह वेग के बराबर है जो चालक में 1 वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र तीव्रता लगाने पर प्राप्त होगा। अगर हम गतिशीलता की इकाई की बात करें तो अपवाह वेग मीटर पर सेकंड में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट पर मीटर में नापी जाती है और गतिशीलता की इकाई वर्ग मीटर पर वोल्ट सेकंड हो गई है। एक चालक पदार्थ में श्रांति काल टक्करों के बीच का औसत समय काल काफी अल्प 10⁻⁻14 सेकंड की कोटि का है और इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश 10⁻11 की कोटि का है। तो गतिशीलता का मान MKS यूनिट में 10⁻³ की कोटि का है। और अगर हम किसी चालक पदार्थ में 1 वोल्ट प्रति मीटर जैसी
विद्युत क्षेत्र तीव्रता लगाएं तो अपवाह वेग का मान कुछ मिलीमीटर पर सेकंड की कोटि का प्राप्त होगा। वस्तुतः तापीय गति से मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्रकृति की लेकिन शुद्ध यादृश गति करते हुए शुद्ध आवेश स्थानांतरण नहीं करते हैं। यही गति विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जब यहाँ लाल रंग के अनुसार परिवर्तित होती है तो भी तापीय गति के टक्करों का असर इन गतियों पर रहता है और टक्कर के दौरान विद्युत क्षेत्र के त्वरण से जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो पदार्थ में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाती हैं और बार बार टक्करों से इलेक्ट्रॉन का यादृश गति रूपांतरित होकर एक दिशा विशेष में नियत वेग का घटक बना देती है। तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के यादृश तापीय गति अलग अलग प्रकृति की हो सकती है लेकिन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के बल और त्वरण के कारण एक ही दिशा में एक समान वेग से अपवाह गति करने लगते हैं और अपवाह गति का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है। एक L लंबाई और A काट क्षेत्रफल वाले चालक में प्रति एकांक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है और जब इसकी L लंबाई के सिरों पर V वोल्ट का एक बाह्य विभव स्रोत लगाया जाता है तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चालक पदार्थ के अंदर विभव प्रवणता वोल्टेज एकांक लंबाई पे जो मान रखती है उसके अनुरूप एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है और ये तीव्रता तापीय गति कर रहे सभी यादृश गतिमान इलेक्ट्रॉनों पे विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में बल और त्वरण उत्पन्न करती है और सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही दिशा में एक समान अपवाह वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवाह गति करने लगते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में एक समान वेग के साथ बहाव करते हुए अपवाह गति करने लगते हैं। यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक की काट में S1 सतह पर स्थित है और वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से कर रहा है तो थोड़े से समय अंतराल डेल्टा t में इसका विस्थापन डेल्टा x निम्न सूत्र अनुसार वेग और समय के गुणनफल से ज्ञात हो जाएगा। न केवल ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन डेल्टा t समय में डेल्टा x दूरी तय करके चालक में एक दूसरी सतह S2 पर स्थानांतरित होता है, अन्य इलेक्ट्रॉन भी जो S1 सतह पर स्थित हैं वो भी एक समान अपवाह वेग के कारण एक ही दिशा में डेल्टा x विस्थापित होकर S2 की सतह पर आ जाएंगे और इसी प्रक्रिया के दौरान दोनों सतह S1 और S2 के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन स्थित होंगे वो भी डेल्टा x दूरी तय करते हुए इस S2 सतह को पार करके निकल जाएंगे। हम इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अगर S1 और S2 के आयतन में संख्या घनत्व का गुणा कर दिया जाए तो S1 और S2 सतह के बीच में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। चालक का काट क्षेत्रफल A है और दोनों सतहों के बीच की दूरी जिसमें डेल्टा t समय में S1 सतह का इलेक्ट्रॉन S2 तक आया है डेल्टा x है तो A डेल्टा x ये आयतन हो गया S1 और S2 सतह के बीच में। और अगर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो हमारे कुल इलेक्ट्रॉन जो S2 सतह को पार हुए हैं उनकी संख्या हो गई Na डेल्टा x। डेल्टा x की जगह हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अल्प समय अंतराल का गुणनफल लिख सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो कुल इलेक्ट्रॉन जो S2 सतह को पार हुए हैं कैपिटल N उनका कुल आवेश भी ज्ञात किया जा सकता है और वो हो गया NaeVd डेल्टा t। जब S1 सतह के सभी इलेक्ट्रॉन Vd अपवाह वेग से गति करते हुए डेल्टा t समय में Vd डेल्टा t अंतराल पार करके S2 की सतह पर आते हैं तो इन दोनों सतह S1 और S2 के बीच का आयतन काट क्षेत्रफल A से ये दूरी का गुणनफल करने पर स्थित जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अगर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो इस आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो गई है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर स्मॉल e है तो कुल आवेश जो S2 सतह को डेल्टा t समय में पार किया है उसकी गणना हो गई है। और हम जानते हैं धारा आवेश प्रवाह की समय दर है। अगर डेल्टा t समय में डेल्टा q आवेश प्रवाहित हुआ है तो आवेश और समय का अनुपात परिपथ की धारा करंट हो गया है। और अगर हम प्रवाहित आवेश के इस रूप में डेल्टा t का भाग दें तो डेल्टा t भाग से कट गई है और हमारी धारा का मान आ गया है NeaVd, जहां n एकांक आयतन में मुक्त आवेश वाहकों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A चालक का काट क्षेत्रफल है और Vd विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की अपवाह गति का मान है। और स्पष्ट है अगर एक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या आवेश वाहकों की संख्या घनत्व अधिक होगा, स्मॉल n अधिक होगा, समान दूसरी परिस्थितियों में धारा का मान अधिक होगा। अगर चालक का काट क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो धारा का मान काट क्षेत्रफल के समानुपाती रूप से बढ़ता हुआ दिख रहा है अगर दूसरे पैरामीटर यथावत रहते हैं। और धारा का मान इलेक्ट्रॉनों की अपवाह गति पर निर्भर करता है और हमें मालूम है कि अपवाह गति लगाए गए विद्युत क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती है और समानुपाती स्थिरांक गतिशीलता है जो चालक की आंतरिक ज्यामिति और ताप जैसे कारकों पर निर्भर करती है। हम यहाँ जो धारा
धारा का नया रूप आया है NEAμe। इसे धारा घनत्व का रूप बना सकते हैं। एकांक काट क्षेत्रफल को पार करने वाली धारा को हम धारा घनत्व करंट डेंसिटी कहते हैं, जैसे J से इंकित किया जाता है। और अगर A इधर I में भाग दे दिया जाए तो हमारा धारा घनत्व का रूप आ गया है NEμe। और N, E और μ ये तीनों एकांक आयतन में मुक्त आवेशवाहकों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश और गतिशीलता नियतांक है। और इन नियतांकों के गुणनफल को एक नया नियतांक चालकता कंडक्टिविटी कहा जाता है। और धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परस्पर समानुपाती J=σ E रूप धारण कर लेती हैं। इसे हम ओम का नियम कहते हैं सदिश रूप में, जहां J धारा घनत्व और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो समान दिशा के परस्पर समानुपाती सदिश हैं। और J और E के बीच में समानुपाती का स्थिरांक चालक की चालकता कहलाती है। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह विभव प्रवणता चालक की L लंबाई पे V विभव लगाने पे एकांक लंबाई पर आने वाले विभव मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में लिखें तो ये धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नया रूप V ये सिग्मा यहाँ जाने पे 1/σ, ये L ऊपर जाने पे L/A रूप आ गया है। चालकता के उल्टा को हम प्रतिरोधकता रो कहते हैं और हमारा रूप V I ρL/A आ गया है। और प्रतिरोधकता लंबाई और काट एरिया के साथ ρL/A ये जो रूप आया है वो एक नया नियतांक विद्युत धारा प्रवाह के विरोध करने वाली प्रवृत्ति जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं कैपिटल R वो रूप आ गया है। और ये V=IR हमारे ओम का चिर परिचित रूप आ गया है, जहां R ρL/A समझा जा सकता है चालक की लंबाई के समानुपाती है, चालक के काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। और ये ज्यामिति के साथ प्रतिरोध का संबंध पदार्थ की प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है। और प्रतिरोधकता चालकता की उल्टी है और ये एकांक आयतन में मुक्त आवेशवाहक और गतिशीलता इन पर निर्भर करती है। V=IR ओम के नियम को हम प्रतिरोध के इस रिलेशन से भी समझ सकते हैं कि प्रतिरोध चालक के सिरों पर लगाए गए विभव और उसमें आर पार बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर है। और ये अनुपात अगर चालक की भौतिक स्थितियां यथावत रहती है तो नियत रहता है। और ऐसे ओमिक प्रतिरोधों में धारा को अगर हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लें और क्षैतिज पर विभव को लें और धारा और विभव में लेखा चित्र बनाएं तो वो एक मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा होगी। और यहाँ इस बिंदु पर जब विभव का मान 5 वोल्ट है तो धारा का मान 0.5 एम्पियर प्रतिरोध के मान को V और I के अनुपात के अनुसार 10 ओम बता रहा है। और अगर हम विभव के मान को बढ़ा देते हैं और इसे 5 की बजाय 7 वोल्ट कर दिया जाता है तो हम पाते हैं कि अनुपातिक रूप से जितना विभव में अनुपातिक वृद्धि हुई है उतनी धारा में वृद्धि हो गई है। और धारा 0.5 एम्पियर से 0.7 एम्पियर जब हुई है तो नई स्थिति में विभव 7 वोल्ट और धारा 0.7 का अनुपात एक बार फिर प्रतिरोध के उसी 10 ओम मान को बताता है। अर्थात परिपथ का प्रतिरोध लगाए गए विभव या बहने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है, वो एक नियतांक है। लेकिन यही प्रतिरोध चालक की ज्यामिति, लंबाई और काट क्षेत्रफल बदलने पे परिवर्तित होगा। वो लंबाई के समानुपाती है और काट एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। और प्रतिरोध का मान प्रतिरोधकता पे भी निर्भर करता है। और चालक की प्रतिरोधकता भले ही प्रतिरोध मान, लंबाई, काट एरिया इन पे निर्भर नहीं करती हो, लेकिन प्रतिरोधकता चालकता की उल्टी पदार्थ की प्रकृति के अनुसार एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गतिशीलता पर निर्भरता रखती है। अलग अलग पदार्थों में मुक्त आवेशवाहकों की संख्या या गतिशीलता अलग अलग होने पे चालकता या प्रतिरोधकता के मान अलग अलग होंगे, लेकिन एक ही पदार्थ की ज्यामिति बदलने पर प्रतिरोधकता का मान नहीं बदलेगा। वहीं चालकता और प्रतिरोधकता का मान पदार्थ के तापमान पर भी निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पे तापीय गति बढ़ने से, टक्कर काल कम होने से, गतिशीलता कम होने से चालकता कम होगी और प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने से बढ़ेगी। और इसे हम एक दूसरी लर्निंग वीडियो में समझ भी रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि प्रतिरोध परिपथ के विभव और धारा पर निर्भर नहीं करता, लेकिन चालक की ज्यामिति, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। वहीं प्रतिरोधकता चालक की ज्यामिति या प्रतिरोध मान पे तो निर्भर नहीं करती, लेकिन पदार्थ की प्रकृति जिससे चालक तार बना है और उसके ताप इत्यादि घटकों पर प्रतिरोधकता या चालकता निर्भर करती है। ये संख्यात्मक प्रश्न चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह गति में गतिशीलता के साथ क्या संबंध है और गतिशीलता चालकता के साथ या प्रतिरोधकता के साथ क्या रिलेशन रखती है, उस कथन को बहुत अच्छी तरह से समझा देगी। हमें दिया गया है कि एक मीटर लंबे तार पर 5 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की गति से एक दिशा विशेष में अपवाह करने लगते हैं। यदि चालक में मुक्त आवेशवाहकों का इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व
8 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, तो हमें तार की प्रतिरोधकता की गणना करनी है। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन जो अपवाह गति करते हैं उनका अपवाह वेग काफी कम होने के बावजूद भी चलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होने के कारण हमें पर्याप्त धारा प्राप्त हो सकती है। यहाँ चालक पर लगाया गया विभव 5 वोल्ट और चालक की लंबाई 0.1 मीटर, इन दो आंकड़ों से हम बाह्य विभव स्रोत से चालक में जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हुई है विभव प्रवणता से एकांक लंबाई पर आने वाले विभव से 5 वोल्ट में 0.1 मीटर लंबाई का भाग देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 वोल्ट प्रति मीटर हमें प्राप्त हो गई है। और हमें जानकारी है कि अपवाह वेग जो इलेक्ट्रॉन करते हैं और लगाया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परस्पर समानुपाती है और समानुपाती स्थिरांक गतिशीलता है। हम गतिशीलता को यूं परिभाषित कर सकते हैं कि वो एकांक विद्युत क्षेत्र तीव्रता पे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्राप्त अपवाह वेग के बराबर है या वो अपवाह वेग और लगाए गए विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अनुपात के बराबर है। इस उदाहरण में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग हमें दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमने 50 वोल्ट प्रति मीटर कर ली है और गणना करने से गतिशीलता का मान 0.5 × 10⁻⁵ इकाई मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड प्राप्त हो गई है। और हमें मालूम है चालक पदार्थ में चालकता Nemu है, जहां N एकांक आयतन में मुक्त आवेश वाहकों की संख्या हमें ये 8 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब दी हुई है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश मालूम है और गतिशीलता हमने गणना से 0.5 × 10⁻⁻5 प्राप्त कर ली है। तो N, E और म्यू का गुणा करके हम चालकता निकाल सकते हैं और चालकता का व्युत्क्रम हमारी इच्छित प्रतिरोधकता हो गई है। और हमने जब प्रतिरोधकता की गणना की तो वो 1.56 × 10⁻5 ओम मीटर हमें प्राप्त हो गई है। ये सरल संख्या प्रश्न चालक की ज्यामिति का प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के साथ क्या संबंध है उसे समझा देगा। हमें दिया हुआ है कि एक 15 मीटर लंबाई का चालक तार एक समान अनुप्रस्थ काट 6 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर रखता है। इसमें एक अल्प धारा जब भेजी जाती है तो चालक के सिरों का विभव और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात उसका प्रतिरोध 5 ओम मापा जाता है। हमें इन आंकड़ों से चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। हमें दिया हुआ है चालक की लंबाई 15 मीटर है, काट क्षेत्रफल 6 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर है और प्रतिरोध का मान 5 ओम मापा गया है। और प्रतिरोध प्रतिरोधकता लंबाई और एरिया के साथ R = ρL/A संबंध रखता है। प्रतिरोधकता को हम एरिया ऊपर और L दूसरी तरफ पक्ष रूपांतरण करने पर हर में आने पर ये रूप हो गया है। यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि अगर एकांक लंबाई और एकांक काट क्षेत्रफल का तार होता तो उसका जो प्रतिरोध है वही उसकी प्रतिरोधकता होती। यहाँ हमारे तार की लंबाई 15 मीटर है, एरिया 6 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और प्रतिरोध 5 ओम है। तो गणना करने पे हमारी प्रतिरोधकता 2 × 10⁻7 ओम मीटर ज्ञात हो गई है। इस प्रश्न से हम समझ जाएंगे कि चालक की ज्यामिति को परिवर्तित करने पर प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन प्रतिरोध बदल जाता है। हमें दिया हुआ है कि एक R प्रतिरोध की एक समान काट क्षेत्रफल की तार को दो बेलनों के बीच में बलपूर्वक खींचकर 40% लंबा कर दिया गया है। तो इस नई स्थिति में चालक पदार्थ का जो पहले R प्रतिरोध था वो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कितना परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इस क्रिया में चालक तार की आंतरिक संरचना, पदार्थ स्वयं और उसकी जो ताप जैसी भौतिक स्थितियां हैं वो नहीं बदली है। तो बदली हुई ज्यामिति और आकार के बावजूद भी प्रतिरोधकता का मान जो ज्यामिति पे निर्भर नहीं करता है वो नहीं बदलेगा, तो प्रतिरोधकता पूर्ववत रहेगी। इस उदाहरण में क्योंकि हमने कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं जोड़ा है, अगर हम अतिरिक्त पदार्थ करके चालक को 40% लंबा करते तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती 40% ही बढ़ता। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में जब हमने तार को बेलनों से खींचकर लंबा किया है तो उसका आयतन स्थिर रहा है और ऐसी स्थिति में जब नई लंबाई 40% अधिक हो गई है तो काट क्षेत्रफल उसी अनुरूप कम हो जाएगा, क्योंकि आयतन लंबाई और काट एरिया का गुणनफल पहले और बाद में एक समान रहेगा। तो नया काट क्षेत्रफल पुराने काट क्षेत्रफल के साथ ये संबंध रखता है, नई लंबाई पुरानी लंबाई की 40% अधिक है। तो हमने पाया कि जो नया काट एरिया है और पुराना काट एरिया है उसका अनुपात 1/1.4 हो गया है। और ऐसी स्थिति में प्रतिरोध का अनुपात प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और काट एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, ρL/A सूत्र है। तो पुरानी स्थिति में ये पुरानी लंबाई के समानुपाती पुरानी एरिया के व्युत्क्रमानुपाती था। क्योंकि प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो अनुपात में गणना करते समय प्रतिरोधकता काट दी जाएगी और लंबाई का अनुपात नई लंबाई पुरानी लंबाई से 1.4 गुना ज्यादा है और काट एरिया का अनुपात
अगर हम इस्तेमाल करें तो हम पाते हैं कि प्रतिरोध का अनुपात लंबाई के परिवर्तन के वर्ग अनुपात में 1.4 का वर्ग 1.96 96% की वृद्धि यहाँ इस प्रश्न में प्राप्त कर रहा है। यदि इसी प्रश्न में चालक तार को खींचकर दुगुना लंबा किया होता तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता। उम्मीद है इस ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो की मदद से आपकी ओम के नियम की समझ बेहतर बनी होगी। आप चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र लगाने पे अपवाह गति, गतिशीलता, चालकता, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध की अवधारणा को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको ये लर्निंग वीडियो लाभप्रद लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हमारी इसी श्रृंखला की दूसरी वीडियो की मदद से आपकी भौतिकी की समझ बेहतर और परीक्षा उपयोगी बनेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।